नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पहले ही तहलका मचाया हुआ है और अब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे हड़कंप मच गया है। पहले अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश में 12 देशों के नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उनके इस फैसले को लेकर अब ट्रंप पर ही सवाल उठने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे हैं। तो ट्रंप ने 12 देशों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन और क्यों उनके इस फैसले पर उठ रहे हैं सवाल, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक जवाब, यूक्रेन से लेंगे बदला, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। हिंदुस्तान से बातचीत के लिए पाकिस्तान बेताब, पीएम शहबाज ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगाई बातचीत की गुहार। इस बीच यूएन से पाकिस्तान को मिली बड़ी राहत। जमा करते रहेंगे यूरेनियम, ईरान ने नकारी अमेरिका की परमाणु समझौते की पेशकश, खामेनेई की ट्रंप को सीधी चुनौती। और चलते चलते में देखेंगे 9 दिन तक क्यों डोलती रही धरती, 2 साल बाद सच आया सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने यूएनएससी में गजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर लगाया वीटो, जबकि 14 सदस्यीय देशों ने किया समर्थन। वैश्विक सहमति के बावजूद ठुकराया प्रपोजल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स बिल पर फिर भड़के पूर्व सहयोगी एलन मस्क, बिल को बताया फिजूल खर्च, कहा किल द बिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के प्रवेश को फिलहाल 6 महीनों के लिए किया निलंबित, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कारणों का दिया हवाला। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भारी पड़ी आर्थिक तंगी, महंगाई और टैक्स से हज 2025 की यात्रा हो रही मुश्किल, हज कोटे से कम तीर्थ यात्रियों को भेजा गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़े फैसले से हड़कंप मच गया है। अभी तक तो ट्रंप अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को ही देश से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। इस खबर के सामने आते ही वैश्विक स्तर पर बवाल मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया है। ट्रंप के फैसले के मुताबिक 12 देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अमेरिका ने जिन देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है उनमें अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, चाड, कोंगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। यह बैन 9 जून से लागू हो रहा है और इनके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई है, जिनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। इस आंशिक और पूर्ण बैन को लेकर ट्रंप का कहना है कि उनका ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए काफी जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। ट्रंप का यह फैसला कोलोराडो में यहूदियों के एक विरोध प्रदर्शन पर एक शख्स के फ्लेम थ्रोअर हमले के बाद आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हमलावर के बारे में कहा था कि वो देश में अवैध रूप से रह रहा था। ट्रंप अपने इस फैसले को लेकर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि आतंक की फैक्ट्री के रूप में मशहूर पाकिस्तान को उन्होंने इस लिस्ट से बाहर रखा है। ऐसे में उनके इस दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने इस सूची में म्यांमार का नाम तो रखा है लेकिन पाकिस्तान का नहीं रखा। यह हिंदुस्तान के पड़ोस के प्रति उनके डीप स्टेट नजरिए को दर्शाता है। वहीं जिन देशों पर प्रतिबंध लगे हैं उनमें अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण, ईरान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद, क्यूबा में भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद, चाड में B1 B2 वीजा के लिए 49.54% की ओवरस्टे दर और इरिट्रिया में FM और J वीजा धारकों के लिए 55.43% की ओवरस्टे कारण बताए गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में भी एक ट्रैवल बैन लगाया था, जिसे अक्सर मुस्लिम बैन कहा जाता है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देशों को शामिल किया गया था।
और अब उन्होंने एक बार में 12 देशों के खिलाफ एक्शन ले लिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप को पुतिन के दो टूक जवाब की। तो रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी कोशिशें फेल साबित होने के बाद अब रूस ने उन्हें दरकिनार भी कर दिया है। पहले रूस की तरफ से यूक्रेन को जो वार्ता का प्रस्ताव दिया गया, उसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि वो अपना बदला लेकर ही मानेंगे। दरअसल 5 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन और ईरान के मुद्दे पर बात की। दोनों नेताओं की यह बातचीत करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी। उन्होंने कहा कि उनकी पुतिन के साथ अच्छी बातचीत हुई, लेकिन यह ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे तत्काल शांति हो जाए। ट्रंप ने इसे लेकर ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की है। यह कॉल करीब 75 मिनट तक चली है। इस फोन कॉल पर हमने रूस के जेट्स पर हुए हमलों के बारे में चर्चा की। यह बहुत अच्छी बातचीत थी, लेकिन यह तुरंत शांति की तरफ नहीं बढ़ सकी है। पुतिन ने कहा है कि हाल ही में हुए हमलों का उन्हें हर हाल में जवाब देना है। ट्रंप और पुतिन के बीच यह बातचीत 1 जून को यूक्रेन की तरफ से रूस पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद हुई है। और पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि वो तब तक शांति की तरफ नहीं बढ़ने वाले जब तक यूक्रेन से अपना बदला नहीं ले लेते। आप जानते होंगे कि 1 जून को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूसी एयरबेसेस को निशाना बनाया था। यूक्रेन का यह हमला रूस से बातचीत के 1 दिन पहले हुआ और 2 जून को दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई, लेकिन युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और वार्ता के अगले ही दिन एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया, जिसमें मॉस्को का केर्च ब्रिज की नींव को नुकसान पहुंचा है। केर्च ब्रिज रूस और क्रीमिया को जोड़ता है, जो इस युद्ध में रूसी सैन्य आपूर्ति के लिए एक काफी महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर रूस आग बबूला हो गया। और यह तय माना जा रहा है कि जल्दी ही पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। और अब अगली खबर में बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिशों की। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बेहद कमजोर हो चुके हैं। यहां तक कि किसी भी चैनल के जरिए कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। सिर्फ 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीज फायर के लिए बातचीत हुई थी। उसके बाद से यह बातचीत भी बंद है। पहले पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देशों की मध्यस्थता में बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि पहला, वो पाकिस्तान से बातचीत ही नहीं कर रहा है, और दूसरा, अगर बातचीत करेगा तो शिमला समझौते के तहत करेगा, यानी बातचीत आमने सामने की होगी, कोई भी तीसरा देश बीच में शामिल नहीं होगा। और तीसरा कि बातचीत हुई भी तो सिर्फ 2 मुद्दों पर होगी, पहला आतंकवाद और दूसरा पीओके कब पाकिस्तान हिंदुस्तान को सौंप रहा है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। यानी हिंदुस्तान ने वो मुद्दे सामने रख दिए हैं जिस पर बातचीत के लिए पाकिस्तान कभी तैयार नहीं होगा। आतंकवाद को लेकर वो बातचीत की हामी तो भर सकता है, लेकिन कभी भी ईमानदार कोशिश नहीं करेगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से इस मामले में मदद मांगी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है। शहबाज ने सीजफायर का क्रेडिट भी ट्रंप को दे दिया। ट्रंप भी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीजफायर कराया, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा से यही जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की डिमांड पर सीजफायर हुआ है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी कहा कि वो हिंदुस्तान से बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत चाहे किसी भी स्तर पर हो, हम तैयार हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं। पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत चाहता है। डार ने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान गंभीर है, लेकिन इसके लिए हमेशा 2 लोगों की जरूरत होती है। यानी डार ने भी अब यह मान लिया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से सीधी बातचीत को तैयार है। वैसे पाकिस्तान को एक बड़ी राहत भी मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता अब पाकिस्तान के पास आ गई है। इसके साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधक समिति यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी होगा। इस समिति की अध्यक्षता अल्जीरिया करेगा, जबकि फ्रांस, रूस और पाकिस्तान उपाध्यक्ष होंगे। अब बात तालिबान प्रतिबंध समिति की करें तो इसे 1988 समिति के तौर पर भी जाना जाता है। गुयाना और रूस इस समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। ये समिति उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। पिछले साल इजरायल ने ईरान की परमाणु साइट को निशाना भी बनाया था और दावा किया था कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 5 साल पीछे चला गया है। लेकिन अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने जो ऐलान कर दिया है, उसने अमेरिका और इजरायल दोनों की नींद उड़ा दी है। खामेनेई ने कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और इसे स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि इसी तरह की तकनीक परमाणु हथियार बनाने में भी इस्तेमाल होती है। यानी ईरान अब अगर अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को धमका भी सकता है। अमेरिका और इजरायल जैसे देशों के लिए टेंशन की बात तो यह है कि ईरान अगर परमाणु तकनीक पा गया तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में समीकरण बदल जाएंगे। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि उनका देश अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि तर्क संगतता का मतलब अमेरिका के सामने झुकना और आत्मसमर्पण कर देना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। अमेरिका आखिर इसमें क्या हस्तक्षेप कर रहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन करना चाहिए या नहीं? इस फैसले को लेने का पूरा हक ईरान को है और वो लेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान कभी भी अपने परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। ईरान पर आरोप लगाने वाले ही परमाणु का प्रसार कर रहे हैं और घातक हथियारों से क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ईरान के ऐलान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने इसे लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ईरान जानबूझकर परमाणु मसले पर बातचीत में देरी कर रहा है और दुनिया को गुमराह कर रहा है। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि इस मामले में रूस ईरान पर दबाव बनाए जिससे इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। साफ है, ईरान के ऐलान से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। और अब चलते चलते में देखेंगे 9 दिन तक क्यों हिलती रही धरती। सामने आया सच। तो दुनिया में रोज भूकंप के 50 से 60 झटके लगते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश इतनी कम तीव्रता के होते हैं कि हमें इनका एहसास तक नहीं होता। साल में भूकंप के करीब 100 झटके ही इतनी तीव्रता के होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर रिक्टर स्केल में 6 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप खतरनाक माना जाता है। भूकंप आना एक सामान्य वैज्ञानिक घटना मानी जाती है, लेकिन 2023 में वैज्ञानिकों के सामने एक अजीब स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि 9 दिनों तक हर 90 सेकंड में धरती के एक हिस्से में कंपन महसूस किया जा रहा था जो भूकंप के झटके जैसा ही था। लेकिन इसका कोई सही स्रोत का पता नहीं लगा पा रहा था, जिस कारण से वैज्ञानिक इसकी सही तीव्रता का भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन अब 2 साल बाद इसका रहस्य खुल गया है और जो रहस्य सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 2023 में 9 दिनों तक हर 9 सेकंड में जो झटके महसूस हो रहे थे वो कोई भूकंप के झटके नहीं थे और ना ही कहीं कोई ज्वालामुखी का विस्फोट ही हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी सैटेलाइट कोई खास हलचल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। यह कंपन किसी अदृश्य ताकत का इशारा कर रहा था। लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक मेगा सुनामी का असर था। इस सुनामी में समुद्र की लहरें 650 फीट ऊंची उठी थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक ग्रीनलैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित डिक्सन फियॉर्ड में एक विशाल पहाड़ी का हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया था। इस भूस्खलन के पीछे की वजह थी बर्फीले ग्लेशियर का पिघलना, जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ते तापमान का नतीजा है। करीब 2.5 करोड़ घन मीटर की चट्टान और बर्फ एक साथ समुद्र में गिरी, जिससे एक भीषण मेगा सुनामी बनी, जिसे वैज्ञानिक सेज कहते हैं। एक प्रकार की स्थिर लहर जो एक जलाशय में बार बार आगे पीछे हिलती है। जब यह भूस्खलन हुआ तो समुद्र में इतनी विशाल ऊर्जा उत्पन्न हुई कि वो लहरें एक विशाल बाथटब की तरह बार बार फियॉर्ड के एक किनारे से दूसरे किनारे टकराती रहीं। इन लगातार टकराने वाली लहरों ने धरती को हर 90 सेकंड पर इतनी जबरदस्त कंपन पैदा किया कि भूकंप का एहसास होने लगा। रिसर्च में दावा किया गया है कि इन लहरों की ताकत 500 गीगा न्यूटन के बराबर थी, जो एक साथ 14 सैटर्न वी रॉकेट छोड़ने जितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। ऑक्सफोर्ड की टीम ने स्वॉट यानी सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी नामक नए सैटेलाइट से मिले डेटा का विश्लेषण किया। स्वॉट डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को पता चला कि फियॉर्ड के दोनों किनारों की ढलानें विपरीत दिशाओं में हिल रही थी। यह सेज की मौजूदगी का संकेत था।
फिर उन्होंने इस जानकारी को भूकंपीय आंकड़ों, मौसम और ज्वार भाटा संबंधी रीडिंग्स के साथ मिलाकर 2023 की घटना को दोबारा रिक्रिएट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस एडकॉक ने इसे अगली पीढ़ी की सैटेलाइट तकनीक से जुड़े रहस्यों को सुलझाने की एक मिसाल बताया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।